गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पर मैसेज करें, तो आपको इस क्लास की पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कथक से। जिस भाटे रूट वर्ड किसका है? कथक का, जो नॉर्थ इंडिया का डांस है और इसे नटवरी डांस भी कहा जाता है। रणमाले फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? गोवा में। और यहीं पर सिग्मा फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे विराट कोहली ने, 76 रन बनाए थे। और भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? 1982 में, जो 9वें क्रम के थे। पैक्स इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शशि थरूर के द्वारा। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और ये मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह ले सकता है या दे सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। गोदावरी का उद्गम कौन सी पहाड़ी है? तो त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में है। कंसा मिश्र धातु है, तो ये किससे निर्मित है? Cu यानी कि कॉपर और Sn यानी कि टीन। तांबा और टीन से मिलकर बनती है कंसा, जिसे ब्रोंज कहा जाता है। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। भरत नृत्यम नाम से एक नृत्य का नया रूप बनाया गया है। तो किसने बनाया है? पद्मा सुब्रमण्यम ने, जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और भरत नृत्यम इन्हीं ने बनाया है। और इनको 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार और सन 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। चलिए तो हम एक नज़र देख लेते हैं कि 2024 में पद्म विभूषण किन किन को दिया गया। तो पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और मेगास्टार चिरंजीवी। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो भारत में सुलभ शौचालय के जनक माने जाते हैं। तो इनका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, जिनको मरणोपरांत। इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। तो इन 5 व्यक्तियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अल्लारमेल वल्ली, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। और रुक्मणी अरुंडेल, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी क्लासिकल डांस से। और सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। और पद्म विभूषण 2024 में किसको दिया गया? वैजयंती माला को। और पद्म श्री 2024 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पद्म श्री 2024 ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। और जो हमारी फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, उनको भी मरणोपरांत यह दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण कलाकार है भगवत प्रधान, इनको सबदा फोक डांस के लिए, जो उड़ीसा से संबंधित हैं। भद्रप्पन एम, इनको कुम्मी फोक डांस के लिए, जो तमिलनाडु का डांस है। और नेपाल चंद्र सूत्रधार, इनको छऊ डांस के लिए। और छऊ 3 राज्यों से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओम प्रकाश शर्मा, इनको मांच डांस के लिए, जो मध्य प्रदेश का है, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। और टी शिवमंगलम, इनको नाटस्वरम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। राजस्थान का फोक डांस यूनेस्को में शामिल किया गया है, उसका नाम है कालबेलिया। इसको सन 2010 में शामिल किया गया था। और कालबेलिया डांस से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा, जिनको 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और मूर्त हेरिटेज साइट, जो टेंजिबल हेरिटेज साइट होती है जिनको हम छू सकते हैं, उनकी संख्या भारत में 43। और नवीनतम है मोइदम, जो असम में अहोम राजवंश के कब्रिस्तान थे। और ICH यानी कि इंटरनेशनल इंटेंजिबल साइट, हेरिटेज साइट कौन सी हैं, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते,
और उनकी संख्या भारत में 15 है। और नवीनतम गरबा डांस है जिसको 2023 में शामिल किया गया था। और पहली इंटेंजिबल साइट का नाम क्या है? वैदिक जप, जो 2008 में शामिल की गई। योग और नवरोज, नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है जिसको सन 2016 में, कुंभ के मेले को 2017 में, और 2010 में कालबेलिया और छऊ डांस को, और दुर्गा पूजा को 2021 में, और 2023 में गरबा डांस को शामिल किया गया था। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो विश्व मोहन भट्ट के द्वारा बनाया गया था। और इनको 2002 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2007 में, और ग्रैमी अवार्ड इनको 1994 में प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड संगीत का नोबेल अवार्ड कहलाता है और इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। और पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था तो ये थे पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। असद अली खान, इनका संबंध है रुद्रवीणा से। और रुद्रवीणा के अन्य कलाकार हैं जिया मोइनुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े और सादिक अली खान। अनुष्का शंकर, इनका संबंध है सितार से। और ये पंडित रविशंकर की बेटी हैं। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। और लता मंगेशकर, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? सन 2001 में। तो आपको बताना है कि लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था। और राम नारायण किस से संबंधित है? तो ये सारंगी से संबंधित हैं। जयदीप मुखर्जी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मोहन वीणा से। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। और प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 394 ईसा पूर्व में बंद हो गए थे। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 यूनान के एथेंस से हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता या जनक जॉन पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को। और इसलिए प्रत्येक वर्ष ओलंपिक डे मनाया जाता है। 1948 से इसको मनाया शुरू किया गया था। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और IOC यानी कि इंडियन ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में। और इसकी अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है PT उषा, जो केरल राज्य से संबंधित हैं। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से पहले व्यक्ति कौन थे? नॉर्मल प्रिजार्ड थे, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। 1920 में भारतीय दल गया था जिसमें 5 सदस्य थे और इनमें पहले इंडियन बने थे ध्वजवाहक ये हैं पूर्मा बनर्जी। और पहले भारतीय ओलंपिक जिसमें जीत दिलाई थी वे थे रणधीर सिंह थे, जिन्होंने 1920 में ही जीत दिलवाई थी। और भारत का पहला मेडल कौन सा था? तो भारत का पहला मेडल था ब्रॉन्ज, जो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में आया था KD जाधव के द्वारा। और कुश्ती में यह मेडल आया था। और पहला सिल्वर मेडल कब आया था? सन 2004 में एथेंस ओलंपिक में आया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। और पहला व्यक्तिगत गोल्ड आया था अभिनव बिंद्रा सन 2008। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम भी है ए शॉट एट हिस्ट्री। और पहला गोल्ड भारत की ओर से ओलंपिक में पहला गोल्ड आया था हॉकी टीम के द्वारा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और अभी हाल ही में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड भी आ गया था सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में लेकर आए थे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। और इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी और इसकी पहली बार विजेता बॉम्बे बना था। और सर्वाधिक बार विजेता भी बॉम्बे ही है। 2023 में इसके 89वें सत्र का आयोजन किया गया था और इसके विजेता बना था मुंबई। और मुंबई ने विदर्भ को हराया था। और इसका आयोजन BCCI के द्वारा करवाया जाता है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो वसीम जाफर के द्वारा बनाए गए हैं। 10,665 रन बनाए गए हैं। और सर्वाधिक ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? राजेंद्र गोयल ने 640 विकेट लिए हैं। क्रिकेट की अन्य ट्रॉफियों के नाम क्या हैं? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसमें 20 ओवर होते हैं। और देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर होते हैं। और दिलीप ट्रॉफी, तो ये सभी हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी।
बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.55 मीटर। और कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.79 ग्राम से 5.5 ग्राम तक होता है। और जो इसमें कॉर्क में पंख लगे होते हैं तो इसमें 16 पंख लगे होते हैं। और रैकेट का वजन होता है 85 से 140 ग्राम। और नेट से सर्विस शॉट की दूरी होती है 1.98 मीटर या लगभग 6 फीट इसकी दूरी होती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इतिहास से संबंधित पुस्तक है जो लिखी है A.L. बाशम के द्वारा। और 1857 का महासंग्राम ये लिखी थी R.C. मजूमदार के द्वारा। और सतीश चंद्रा ने लिखी थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। महाबोधि विहार इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2002 में। और यह बिहार से संबंधित स्थल है। महाराष्ट्र के यूनेस्को में शामिल स्थल है अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल की गई थी। 1983 में भारत की पहली बार यूनेस्को हेरिटेज साइट में स्थलों को शामिल किया गया था। और इस समय 4 स्थलों को शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, और तीसरा शामिल किया गया ताजमहल और आगरा का किला जो 1565 में अकबर ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं इनको 1987 में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नालंदा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सन 2016 में शामिल किया गया था। हुन फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और मणिपुर राज्य के अन्य त्यौहार क्या क्या हैं? तो मणिपुर में चुम्फा फेस्टिवल, गानन गाई, संघाई फेस्टिवल और खोंग जोम फेस्टिवल, याओसांग या योसंग फेस्टिवल जो 5 दिन का फेस्टिवल है, लाई हरोबा, चेरी ब्लॉसम, कांग जात्रा कूट। तो ये एक कूट मणिपुर से ध्यान रखना है, बाकी अन्य जितने भी कूट आएंगे वे मिजोरम राज्य से संबंधित होंगे। और कांग जात्रा कूट मेइती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और चापचारकूट महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 89 और 64 दोनों में कहा गया है। चलिए अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कब उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 63 में। और यह राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद 65 में। यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो अनुच्छेद 65 के तहत है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 66 में। और इसका कार्यकाल का वर्णन है 68 में। रिक्त समय भरा जाएगा, यानी कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसको कितने समय में भरा जाएगा? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 68 में। और इसकी शपथ का उल्लेख है 69 में। और पद का निर्वहन अनुच्छेद 70 में संबंधित है। और राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन और 50 सदस्यों का प्रस्तावित होना जरूरी है। और उपराष्ट्रपति के लिए 20 सदस्यों के लिए प्रस्तावित और 20 सदस्यों के लिए अनुमोदन आवश्यक है। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो यूटी हैं उनमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी संसद सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। और इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको किसी भी सदन से शुरू करके हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा से ही प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा की सहमति अनिवार्य है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, पहले राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले निलंबन वीटो या सस्पेंसरी वीटो का यूज़ किया था तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने इसका यूज़ 2006 में किया था। लाभ का कार्यालय से संबंधित यह विधेयक था जिस पर उन्होंने निलंबन वीटो का यूज़ किया था। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित है हमारा क्वेश्चन, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और यह वंश 83 ईसा पूर्व तक चला था। और पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। और अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था बृहद्रथ। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हराया था। मगध पर शासन किस किस वंश ने किया था? हर्यक, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश के द्वारा किया गया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव या वसुदेव के द्वारा की गई थी। और वसुदेव ने यहाँ पर कण्व वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी का नाम है विदिशा। अशोक के स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा तड़वाया गया था। और जब इसकी ज़्यादा निंदा होने लगी तब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग जैन या बौद्ध धर्म से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसके स्तूपों को तड़वाया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त काल के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद शासन किसने किया? घटोत्कच ने। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिनका कार्यकाल है 319 ईस्वी। और 319 ईस्वी से ही गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 एडी में हुई थी और 335 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और मौर्य वंश का या गुप्त वंश का इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हरिशेन किस के दरबारी कवि थे? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त का कार्यकाल था 335 से 380 ईस्वी या एडी। और हरिसेन के द्वारा ही एक प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना लिखी गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। और समुद्रगुप्त के द्वारा 9 नॉर्थ के राजाओं को और 12 साउथ के राजाओं को हराया गया था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, यह 33 पंक्तियों में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा 9 नॉर्थ के और 12 साउथ के राजाओं को हराया गया था, इसलिए इसको डॉक्टर विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और भारत का नेपोलियन या समुद्रगुप्त को अन्य नामों से भी, जैसे लिच्छवी दोहित्र, परम क्रमांक, वीणावादक और कविराज भी कहा जाता है। और विंसेंट स्मिथ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अभिलेख से ही हमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 380 से 414 एडी तक बैठा था। और इसको सकारी के नाम से जाना जाता है। सकारी का मतलब है शकों का दुश्मन। इन्होंने शकों का नाश किया था, इसलिए इसको सकारी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे 9 रत्न। और इसमें एक चिकित्सक थे जो काफ़ी फेमस थे, सुश्रुत, जिन्होंने विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईसा पूर्व में 399 से 414 ईस्वी तक फाहियान भारत आया था। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी फोको की। और रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले गद्दी पर रामगुप्त बैठे थे। अब हम देख लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण किन किन के द्वारा किया गया? तो विदेशी आक्रमण सबसे पहले किया ईरानियों के हक्कामनी वंश के द्वारा, फिर यूनानी, फिर आए हिंद यूनानी, फिर शक, पहलव, कुषाण, अरब आक्रमणकारी आए थे, फिर आए तुर्क। और इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। और अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक है और विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है? लद्दाख का पठार है, जो लगभग 3000 मीटर ऊंचा है। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय भाग वो होता है जो 3 ओर से समुद्र को टच करता हो। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये, और ये त्रिभुज के आकार का है। तो इस भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसी को दक्कन का पठार कहा जाता है, जो सर्वाधिक उपजाऊ है। और यहाँ पर लगभग 43% भाग पर फैला हुआ है। और ये इस
पठार में ढलान होती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होते हैं। और जो ढक्कन का पठार है, यह कपास की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। और ढक्कन के पठार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये 8 राज्यों में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से 900 मीटर है। और ये कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है और इसकी एवरेज हाइट है 5500 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, हवा चलती है तो ये कैसे चलती है? उच्च दाब से कम दबाव की ओर चलती है, या इससे अलग स्टेटमेंट आई, या अगर दबाव वाली आए तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और यदि तापमान तो कम तापमान से अधिक तापमान की ओर हवा चलती है। और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है जबकि ठंडी हवा नीचे की ओर चलती है। हवा के वेग को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और काल बैसाखी की हवा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और लू या गर्म हवाएं कहाँ पर बहती हैं? तो ये नॉर्थ इंडिया में चलती है। और आम्र वर्षा, मैंगो शावर, आमों की खेती से संबंधित और ये केरल कर्नाटक में होती हैं। और ब्लोज़म शावर ये कॉफ़ी वर्षा होती है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस होती है और ये साउथ इंडिया में होती है। विद्युत धारा का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो विद्युत धारा का पता लगाने वाले यंत्र है एमीटर। और पता लगने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक में तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो मापन किया जाता है एमीटर से। और विद्युत धारा वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए उपकरण का यूज किया जाता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। अल्टीमीटर का मतलब है हाइट को मापना। जब वायुयान ऊंचाई पर उड़ता है तो उसकी हाइट मापने के लिए यूज किया जाता है अल्टीमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापने के लिए। बोपोमीटर विद्युत चुंबकीय किरण के मापन के लिए। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता का मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है जो जड़त्व के नियम से संबंधित है। यदि कोई विराम वस्तु है और एकदम से चल पड़े तो वस्तु पीछे की ओर जाएगी। और यदि कोई गति में है और अगर ब्रेक लग जाए तो वस्तु आगे की ओर जाएगी। और यह है जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम है बल होता है मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर, तो ये होता है दूसरा नियम। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसका उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे जाना। और यदि कोई व्यक्ति नाव से धरती पर उतर रहा है तो जितने ज़ोर से वह धरती पर उतरता है तो नाव उतनी ही पानी की ओर जाती है। तो ये हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, कौन अक्षारीय मृदा धातु है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। समूह फर्स्ट में कौन कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये होती हैं अक्षार धातु जो पहले समूह में मिलती है और दूसरे समूह में पाई जाने वाली हैं, जैसे और इसमें पाई जाती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोल्सिन, बेरियम और रेडियम। और इन जो सेकंड समूह में पाई जाती है इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और ये हमारे शरीर में भी पाई जाती हैं। अमाशय रस में कौन सा किण्वन या गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है? तो इसमें होता है पेप्सिन जो प्रोटीन के तोड़ने में सहायक होता है। और HCl अमाशय में मिलता है और यह पाचन में सहायक होता है। जब प्रकाश की किरणें हमारे आँख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो ये होता है नेत्रपटल या कॉर्निया की सतह पर। और परितारिका क्या होती है? परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है और जो आँख का रंग होता है उस पर भी यह डिपेंड करती है।
पुतली का कार्य क्या होता है? आँख में प्रवेश कराने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना पुतली का कार्य होता है। नेत्र दान करते हुए आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया या नेत्रपटल दान किया जाता है। आँख की समंजन अक्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत की होती है। जो हमारी आँख है वह कितना मेगापिक्सल की होती है? तो ये होती है 576 मेगापिक्सल की। एक्सिम यानी कि एक्सिम बैंक किसके साथ सौदा करता है? एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इम्पोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 के अधिनियम के तहत हुई थी। और यह 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया था और यह आयात और निर्यात के लिए जाना जाता है। तो एक्सिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। विमुद्रीकरण अब तक कितनी बार हुआ है? तो अब तक 3 बार हो चुका है, 1946, 1978 और 2016 में। तीसरी बार यह 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के समय हुआ था और इसमें नोट जमा करने की लास्ट तारीख 30 दिसंबर 2016 रखी गई थी। और इसमें भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और इसमें आरबीआई के गवर्नर थे जो 24वें क्रम के गवर्नर थे, तो ये थे उर्जित पटेल। और जिनकी पुस्तक है जिनकी बुक है ओवरड्राफ्ट। और इस विमुद्रीकरण में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था और इसमें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और जो 4000 रुपये, तो इसमें 4000 रुपये हर रोज़ एक्सचेंज कर सकते थे। 2000 का नोट भी जारी किया गया था मंगलयान, जिस पर लिखा गया था। और 2000 के नोट को 19 मई 2023 से बंद कर दिया गया है। 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे जब दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था? तो इसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी और वित्त मंत्री थे हीरूभाई एम पटेल। और आरबीआई के राज्यपाल थे लक्ष्मीकांत झा या LK झा थे। और इस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। और 1946 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब 10,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी किसको कहा जाता है? तो यह एक ऐसा तब होता है जब साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी मिल जाती है और कुछ महीनों में मिलती नहीं है। तो ऐसे बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या हिडन बेरोजगारी किसको कहा जाता है? तो ये सर्वाधिक होती है कृषि क्षेत्र में। जैसे खेत में काम करने के लिए ज़रूरत तो है 4 लोगों की, लेकिन परिवार के सभी लोग, जैसे 4 से ज़्यादा अगर 7 लोग हैं तो वे सभी उसी कृषि में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, जिसे कहते हैं प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्किल्स की कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है। जैसे टाइपराइटर है, यदि टाइपराइटर अगर कंप्यूटर की टाइपिंग ना सीखें तो आने वाले समय में टाइपराइटर तो समाप्त ही हो जाएंगे। तो स्किल की कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और मौसमी बेरोजगारी, कुछ समय रोजगार मिलता है और कुछ समय नहीं। 30वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत के सबसे पुराने एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र का नाम है मुरी एल्यूमिना संयंत्र, जो सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो यह है डिगबोई, जो असम में है और 1901 में यह स्थापित हुई थी। अब है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव आयोग की टैगलाइन थी चुनाव का गर्व देश का, चुनाव का पर्व देश का गर्व। और इसमें नेशनल आइकन बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। और रिजल्ट आया था 4 जून 2024 को। और चुनाव हुए थे 543 सीटों पर, लेकिन वोटिंग 542 सीटों पर ही हुई थी। और एक सीट पर निर्विरोध सांसद चुने गए थे और यह सीट थी सूरत सीट, जहां से मुकेश दलाल को चुना गया था। और सबसे बड़ी जीत कहां से प्राप्त हुई थी? शंकर लालवानी को इंदौर से लगभग 11,72,000 वोटों से इनको जीत प्राप्त हुई थी। और यहीं पर नोटा को भी सर्वाधिक वोट मिले थे।
तो नोटा को भी सर्वाधिक वोट इंदौर लोकसभा सीट से मिले थे। और अब की बार एनडीए ने 292 सीट प्राप्त करके सरकार को बना लिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। 33वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किस देश का प्राप्त हुआ है, तो रसिया का मिला है। 2019 में घोषणा हुई थी लेकिन जुलाई 2024 में अभी प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी को फिजी, पलाऊ, मिस्र, ईरान, यूनान इत्यादि देशों का भी सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी को लगभग पिछले 9 वर्षों में 15 देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए गए हैं। और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या मैसेज करके आप इस क्लास की PDF ले सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है 2024 का बेस्ट कृषि राज्य पुरस्कार का अवार्ड किसको दिया गया, महाराष्ट्र को। और कृषि नेतृत्व पुरस्कार में बागवानी का अवार्ड किसको देगा, नागालैंड को। और स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिंगल को दिया गया जो IISR के द्वारा प्रदान किया जाता है। IISR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस एंड रिसर्च जो जिसका मुख्यालय कोझिकोड केरल में स्थित है। अक्षय रोग के उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार हाल ही में किसको नियुक्त किया गया, सौम्या स्वामीनाथन को जो MS स्वामीनाथन की बेटी हैं और ये WHO में वैज्ञानिक हैं। तो आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है। उप महानिदेशक चुनी जाने वाली ये पहली भारतीय हैं। TB उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है, 2025। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। तो आपको बताना है कि TB डे कब मनाया जाता है, मलेरिया डे कब मनाया जाता है और एड्स डे कब मनाया जाता है। और HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये भी 2030 रखा गया है। और आज का हमारा प्रश्न है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं। जो मोदी 3.0 थी उसमें हमने देखा था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो आपको ये बताना है ये कि स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कौन है और भारत के इस्पात मंत्री कौन है और जहाजरानी मंत्री कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बताने हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।